पापा आपको देखो रिकॉर्ड हो रहा है भाई। फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ सेकंड के लिए कह रही है रीस्टार्ट कर। चेक करो आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। सभी को आ रही है? यस मैम। बाकी बच्चियां अभी ज्वाइन नहीं करी? मैम अभी जस्ट मैम क्लास कनेक्ट ओवर हुई है, मे बी सर्वर इशू नेटवर्क। स्टार्ट करें क्लास? यस मैम। सब हो गए कनेक्ट? यस मैम। 3 पार्टिसिपेंट्स। नो मैम। सबको दिख रहा है? दिखाई दे रहा है आप सबको? यस मैम। सुनाई Yes, आ रहा है ma'am. सबको? सुनाई आ रहा है? बेटा मेरे को डिस्टर्ब Yes, मत करो, मेरी ma'am. पढ़ाई। यस मैम। यस मैम। पेन देना मेरे को। मैं डॉक्टर वर्षा चौधरी, प्रोफेसर गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज होशंगाबाद, आप सभी का आज के इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। हम एफआरएम के 4th यूनिट जो है उसको देखेंगे। एफआरएम की 4th आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो 4th यूनिट में हाउस प्लान है और प्रिंसिपल ऑफ हाउस है। तो मकान बनाने के लिए नक्शे का उपयोग बाद में किया जाता है। सबसे पहले हम भूमिखंड का चुनाव करते हैं। भूमिखंड का चुनाव करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर, स्थिति के आधार पर, पास पड़ोस हमारे आवास का कैसा है, इस आधार पर ब्राह सेवाएं जो हमारे प्लॉट पे होना चाहिए वो, और व्यवहारिक सुविधाओं का ध्यान में रखकर हम भूमिखंड का चुनाव करते हैं। ओरिएंटेशन से मतलब होता है कि वहाँ पर्याप्त प्राकृतिक दृश्य, सुंदर हवा, वायु विजन, वर्षा की स्थिति, वहाँ की जलवायु, भूमिखंड बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रेतीली भूमि पर तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम ओरिएंटेशन में इस बात का ध्यान रख के मकान का चुनाव करते हैं या आवास के लिए प्लॉट का चुनाव करते हैं। भूमिखंड में हम के बाद हम आते हैं प्राकृतिक लक्षणों पर। प्राकृतिक लक्षण से आशय है कि ऐसा भूमिखंड जहां पर का वातावरण साफ और स्वच्छ हो, समुद्र के किनारे की जगह ना हो, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा आर्द्रता होने से पसीना और बेचैनी होती है, तो बहुत हम समुद्र के किनारे ना लें। प्राकृतिक संसाधन आसपास हो, जैसे पहाड़ या कोई उद्यान या नदी या अन्य कोई प्राकृतिक सीनरी आसपास हो, तो वो मकान के लिए भूखंड ज्यादा उपयुक्त होता है। साथ ही साथ वहाँ बहुत ज्यादा
पानी बारिश का रुकने ना पाए, आसपास की जगह ऐसी हो जहाँ पे बारिश का पानी रुकने ना पाए। अगर भूमिखंड पे कोई कुआं वगैरह है तो वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा वहां हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे अगर टीले पर मकान है या आवास है, भूखंड है, तो वो एक शक्ति का भाव प्रदर्शित करता है। पठार है तो वो अनौपचारिकता का, और ढलान है तो वो चंचलता की स्थिति को प्रकट करता है। तो भूमिखंड का चुनाव करते समय हमें टीला, पठार या ढलान कैसी जगह है उसका ध्यान रखना है। गड्ढे में भूमि ना हो जहां हमें मकान बनाना है, अन्यथा बारिश का पानी या मकान का पानी साथ में मकान में रहेगा। फिर स्थिति का भी हमें ध्यान रखना होता है कि आवास का जो भूखंड है वो पर्याप्त ऊंचाई पर हो, उसके आसपास की स्थिति अच्छी हो, स्वास्थ्यप्रद वातावरण हो। चट्टानी भूमि अगर है तो वो ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि चट्टानी भूमि में नींव जो है वो ज्यादा पक्की होती है। साथ ही साथ कड़ी या मुरम वाली भूमि भी हम ले सकते हैं मकान के लिए या आवास के लिए हम ले सकते हैं। इसके अलावा रेतीली भूमि में हम मकान ना बनाएं, बनाई हुई भूमि में भी हमें मकान नहीं बनाना चाहिए। और बनाई हुई भूमि में मकान बनाने से उसमें आसपास पर्याप्त गंदगी या बदबू रहती है, और सीलन भी उस मकान में पूरे समय बनी रहती है। तो हमें भूखंड का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आस पड़ोस भी हमारे यहाँ का अच्छा हो, क्योंकि अगर हम जिस मध्यम वर्ग को बिलोंग करते हैं उससे संबंधित लोग अगर आसपास रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ हमें अपने विचार और अपने मूल्यों को प्रमोट करने के लिए उस तरह के लोगों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे समकक्ष हों। भूमिखंड का चुनाव करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ आसपास कोई पशुशाला, बूचड़ खाना, जिनिंग फैक्ट्री, शराब खाना इत्यादि ना हो, क्योंकि उसकी बदबू या दुर्गंध से हमारे आवास में विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाह्य सेवाओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नगर पालिका ने वहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं दे रखी हैं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, विद्युत की व्यवस्था है कि नहीं, सड़कें चौड़ी है कि नहीं, वहाँ पर आसपास प्राकृतिक खेल के मैदान या लॉन या बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ वहां से हमें हॉस्पिटल्स या बच्चों के स्कूल या बैंक इत्यादि भी पास में होना चाहिए जब हम भूखंड का चुनाव करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ व्यवहारिक बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं उस पे कानूनी रूप से किसी और का पोजीशन तो नहीं है, वो हम पहले पता कर लें। कानूनी रूप से वो मकान स्वतंत्र होना चाहिए, प्लॉट स्वतंत्र होना चाहिए जिसको हम खरीद रहे हैं। साथ ही साथ भूमिखंड के आसपास का स्थान पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, जिससे कि अगर हमें भविष्य में अपने भूखंड को या अपने आवास को बढ़ाना है तो हम साइड में या ऊपर उसको बढ़ा सकें। उसके आसपास बहुत बड़ी ऊंची इमारतें नहीं होना चाहिए, अन्यथा सूर्य प्रकाश और हवा जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमें आवास में नहीं मिल पाएगी। आसपास चौड़ी सड़कें होना चाहिए, पक्की नालियां होना चाहिए, ढकी हुई नालियां होनी चाहिए, जिससे कि ड्रेनेज जो है घर के पानी का या बारिश के पानी का आसानी से उस आवास या भूखंड से निकाला जा सके। इन सब बातों का ध्यान रख करके हमें भविष्य को ध्यान में रख करके हमें आवास के लिए प्लॉट का चुनाव करना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है मकान का नक्शा। जब हम भूखंड का चुनाव कर लेते हैं, हमने पर्याप्त अपनी बजट के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, परिवार के सदस्यों के अनुसार, संख्या के अनुसार की पर्याप्त बड़ा भूखंड जिसमें हम अच्छी तरह से मकान बना सकें और हर कमरों की स्थिति को सजा सके, उसका चुनाव कर लेने के बाद फिर हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है मकान का नक्शा बनाना। तो मकान का नक्शा जो है हमारे मन के विचारों को रेखांकित करने की एक प्रस्तुत कृति है, जिसमें हम रेखा चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। जो वास्तुविद होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, वे रेखाओं के द्वारा और हमारी रुचियों के अनुसार भवन निर्माण का एक प्लान तैयार करता है, जिसके की माध्यम से वो अपने ठेकेदार को या स्वयं मकान बनाने में उसका उपयोग करता है। अगर हम एक मंजिल का मकान बना रहे हैं तो हम सिर्फ भूमि तल का नक्शा बनाएंगे, लेकिन अगर हम अनेक तल का मकान बना रहे हैं तो हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय हर तल के लिए अलग अलग नक्शा बनाना होता है, ताकि उस नक्शे की सहायता से आसानी से मकान बनाया जा सके।
नक्शे की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। सबसे पहली तो यही उपयोगिता है कि हमारे मकान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, मकान की लागत क्या आएगी, ये हमें इससे पता चलता है। दूसरा, वह एक प्रदर्शक का कार्य करता है नक्शा, मतलब जो ठेकेदार है या जो इंजीनियर है वो आसानी से उसको समझ सकता है। मतलब अगर हम भोपाल से नक्शा बनाना चाहें और होशंगाबाद या अन्य जगह मकान बनाए तो हम कहीं के भी नक्शे को लेकर के मकान बना सकते हैं। उसकी जो भाषाएं हैं वो सभी लोग समझते हैं, सार्वभौमिक होती हैं। साथ ही साथ मकान का वह नक्शा नगर पालिका नगर निगम में एक रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी होता है। नगर पालिका से परमिशन लेने के लिए भी हमें मकान का नक्शा बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमें मकान के इंजीनियर की मदद से हमें मकान का नक्शा बनाना चाहिए। अब नक्शे के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्थल का नक्शा या भूखंड कहाँ पर स्थित है उसका नक्शा। उसमें हमें यह बताना होता है कि नगर पालिका क्षेत्र में किस खसरे नंबर पर हमारा भूखंड स्थित है, सड़क से उसकी दूरी, आसपास के मकानों की स्थिति, सड़क की चौड़ाई, सड़क की लंबाई, इसके अलावा भूमि खंड जहाँ जिस क्षेत्र में उपस्थित है वो उसके आसपास के साथ साथ हमें उत्तर और दक्षिण दिशा की स्थिति, हवा के बहने की स्थिति, प्रस्तावित नालियां कहाँ पर होंगी उस नक्शे में वो भी दिखाना पड़ता है, और मिट्टी की स्थिति कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है या मुरम वाली मिट्टी है, वो मिट्टी की स्थिति भी हमें उसमें दिखाना पड़ता है। साथ ही साथ पानी की आपूर्ति उसमें कहाँ से की जाएगी वो भी हमें उस स्थल नक्शे में या साइट प्लान में दिखाना होता है। आगे के चित्रों में मैं बताऊंगी। दूसरा होता है फर्श का नक्शा। फर्श का नक्शा या फ्लोर प्लान जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम हर मंजिल का एक क्षैतिज कटा हुआ नक्शा लेते हैं जिसमें कि हर कमरे की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। दीवालों की मोटाई, कमरों की संख्या, कमरे में फर्नीचर की संख्या, साथ ही साथ कमरे में सिंक, खिड़की, दरवाजों की स्थिति भी उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 8 फीट या 1 सेंटीमीटर बराबर 16 फीट के द्वारा हम इसमें दर्शा सकते हैं। भवन के हर मंजिल का हमें अलग अलग नक्शा फर्श का बनाना होता है जिससे कि हम आसानी से मकान बना सकते हैं। अब इसके बाद फर्श के नक्शे के बाद तीसरा जो आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, जो फर्स्ट प्लान है वो फर्श का नक्शा है जिसको हम फ्लोर प्लान कहेंगे। फर्स्ट जो कलरफुल दिख रहा है आपको, जिसमें आपको फर्नीचर की स्थिति, खिड़की दरवाजों की स्थिति, सिंक की स्थिति, गैरेज, पोर्च इत्यादि सारा कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है वो स्थल का नक्शा या साइट प्लान है जिसमें मेन बिल्डिंग कहाँ बनेगी वो दिखाया है, सड़क की स्थिति दिखाई है, साइट के प्लॉट्स दिखाए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया गया है और सड़क कितनी दूर आगे पीछे साइड में होगी वो दिखाया गया है। तीसरा जो नक्शा है वो लंबवत कटा हुआ मकान का बाहरी नक्शा है, मतलब बाहर से देखने में। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है, विजिबल नहीं है स्क्रीन। ओके ओके, ये दिख रही है, ये वाली स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। ये भी नहीं दिख रही? नो मैम। किसी को भी नहीं दिख रही? नो मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नो मैम, बस यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। मैम दिख रही है। अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, दिख रही है। यस मैम दिख रही है। दिख रही है? अच्छा ठीक है। अब देखिए ये प्लान दिख रहे हैं? यस मैम। प्लान दिख रहे हैं सर? Yes, मैम ma'am. दिख रहे हैं। हाँ, तो जो फर्स्ट मैप है वो फ्लोर प्लान का है। फ्लोर प्लान में आप देखिए आपको खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर, पोर्च, गाड़ी के रखने की स्थिति, डोर और विंडोज की स्थिति सब दर्शाई गई है। इसे हम फ्लोर प्लान कहेंगे। सेकंड प्लान जो है वो साइट प्लान है, स्थल का नक्शा जिसमें भूखंड कहाँ पर स्थित है, मेन बिल्डिंग कहाँ होगी वो, उसके आसपास के रोड्स, उसके आसपास के प्लॉट या मकान और नॉर्थ डायरेक्शन, ये सारा कुछ स्थल प्लान में दिखाया जाता है। और थर्ड जो है
वो लंबवत कटा हुआ मकान का नक्शा है, जिसमें हम बाहरी नक्शे, जिसे हम बाहरी नक्शा कहते हैं। इस बाहरी नक्शे में हम बाहर से मकान हमारा कैसा दिखाई देगा वो समझ में आता है, खिड़की दरवाजे वगैरह, पोर्च की स्थिति। साथ ही साथ जो बीच से कटा हुआ है लंबवत, सेकंड जो है वो लंबवत कटा हुआ है, उसमें ये दिखाया जाता है कि मकान की छत कितनी ऊंचाई पर होगी, मकान की दीवारें कितनी मोटाई की होगी, जो प्लिंथ लेना है या जो मंच बनाना है मकान का वो कितना ऊंचाई का या कितने फीट का रखा जाएगा, जो खाली जगह है सेकंड फ्लोर पे वो कहाँ पे होगी, जो रूफ निकाली जाएगी वो कहाँ पे होगी, ये तमाम चीजें जो है वो बाहरी नक्शे में, जो लंबवत काट वाला नक्शा है उसमें दिखाई जाती है। भवन के काटे हुए नक्शे में लंबाई ऊंचाई के साथ साथ विशिष्ट काट भी प्रत्येक खंड की होती है, जिसको भी हम नक्शे के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि चित्र में है। अब अगला आता है भूमि स्थल का नक्शा। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, यस तो मैम। यस मैम। यस मैम दिख रही है। भूमि स्थल का जो नक्शा है ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि मकान तो हमारा अंदर का होता है, लेकिन जो भूमि स्थल है वो बाहर का, और जो बाहर बगीचा वगैरह जो है हमारा, वहाँ झाड़ झाड़ियां कैसे लगाएंगे, वहाँ रास्ते कैसे होंगे, फव्वारे वगैरह की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी आजकल आर्किटेक्ट या वास्तुविद जो है इसका नक्शा भी बनाता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने उद्यान को डेवलप कर सकते हैं, और इस उद्यान की जगह का बहुत अधिक महत्व होता है, तो मकान में भूमि स्थल का नक्शा भी बहुत जरूरी है। डिजाइन करने के लिए या ठेकेदार जो है वो मकान की लागत, मकान की दीवारों की मोटाई, कंक्रीट की स्थिति वगैरह जो है, या फाउंडेशन की चौड़ाई, ऊंचाई, सीमेंट कौन कौन सी लगेगी, उसमें लोहे की रॉड्स कितनी लगेंगी, इन सभी बातों को ध्यान में इसमें रखा जाता है। साथ ही साथ मकान बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मकान जो है वो मजबूती पूर्ण हो, क्योंकि बार बार तो मकान बनता नहीं है, इसलिए मजबूती का हम पूर्ण ध्यान रखें। वित्तवयिता के चक्कर में हम बहुत ज्यादा कम लोहा लगा करके या कम कंक्रीट लगा के उसकी मजबूती पर प्रभाव ना डालें। मकान सुंदर हो, आकर्षक हो, उसमें ज्यादा नक्काशी वगैरह ना करके हमें उसकी मजबूती पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ शीर्षक मकान के नक्शे में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि सीसी या सीआर मतलब सीमेंट कंक्रीट, या सीआई मतलब सीमेंट और जो लोहा है उसमें कितना लग रहा है। इसके अलावा विद्युतीकरण के नक्शे, सीवेज के नक्शे प्लम्बर के द्वारा बनाए जाने वाले, या वास्तुविद ही बनाता है लेकिन प्लम्बर के लिए उपयोगी होते हैं, ताकि पानी की व्यवस्था किस तरह से मकान में होगी, ये सब अन्य नक्शों के माध्यम से सिखाया जाता है या बनाया जाता है। और जो आर्किटेक्ट है वो अपने विचारों को अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं उनको नक्शे के माध्यम से अपनी बातों को संप्रेषित करता है। ये आगे के जो स्लाइड है उसमें आप देखिएगा कि कुछ नक्शों के में उपयोग में आने वाले वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिनका उपयोग नक्शे में किया जाता है। और चूंकि ये शब्द सार्वभौमिक हैं तो हम कहीं भी इस नक्शे का को पढ़ करके और उसको अनुसार बना सकते हैं। और दूसरी चित्र में जो है आपको दरवाजों की स्थिति, खिड़की की स्थिति, पोर्च की स्थिति, साथ ही साथ टॉयलेट्स की स्थिति, सिंक की स्थिति वगैरह दर्शाई गई है कि किस तरह से हम कमरे में या मकान में लेंगे। तो ये इसमें आता है। अब आते हैं मकान योजना के सिद्धांत। मकान योजना के मुख्य 10 सिद्धांत हैं। दिशा स्थिति, बाह्य स्वरूप, एकांतता, समूहीकरण, बृहदता, लोचमयता, संवहन, स्वच्छता, व्यवहारिक सुविधाएं और फर्नीचर की आवश्यकता। तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है दिशा स्थिति। दिशा स्थिति से आशय है कि मकान की दिशा किस तरफ है। मकान उस दिशा में होना चाहिए ताकि बाहर की हवा और सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में घर के हर कमरे में प्राप्त हो,
साथ ही साथ कमरे के अंदर से या मकान के अंदर से हम बाहर के भूमि स्थल सज्जा के दृश्य या प्राकृतिक दृश्यों को हम देख सकें। तो दिशा स्थिति मुख्यतः आरोग्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। पहले ये देखा जाता था कि दिशा स्थिति से मतलब सिर्फ मकान की दिशा से उस शब्द का अर्थ लगाया जाता था कि मकान की दिशा किस तरफ है, लेकिन अब वर्तमान में ये देखा जाता है कि सूर्य प्रकाश, हवा और भूमि स्थल सज्जा घर के अंदर से दिखाई दे, पर्याप्त वायु विजन कमरे में हो सके, शुद्ध हवा आ सके, उस तरफ हमें मकान की दिशा की स्थिति रखना चाहिए। तो इसमें जब भी हम मकान बनाने का कार्य करते हैं तो दिशा स्थिति का विशेष निर्धारण करें, और उसमें भी हम जैसे कि पूर्व की दिशा की तरफ हम किचन बना सकते हैं, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में हम बेडरूम्स की स्थिति कर सकते हैं, स्टोर रूम हम चूंकि वहां सूर्य प्रकाश ज्यादा नहीं आता उत्तर दिशा की तरफ, तो वहां हम स्टोर रूम वगैरह की स्थिति कर सकते हैं। तो किस दिशा में कौन से कमरे होंगे ये भी हमें दिशा स्थिति के को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है बाहर स्वरूप। मकान का बाहरी स्वरूप मतलब फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखता है, यानी बाहर से देखने में हमारा मकान आरामदायक, प्रसन्नता प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ बाहर से इतना सुरक्षित होना चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमें सुरक्षा प्राप्त हो, ताजगी लिए हुए होना चाहिए, ताकि वैसा नक्शा कहीं और कॉपी ना किया हुआ या हमने किसी का नक्शा कॉपी ना किया हुआ हो। बाहरी स्वरूप ऐसा होना चाहिए। शक्ति की बचत बाहर स्वरूप के माध्यम से होना चाहिए। तो इसमें मकान में उपयोग में आए जाने वाले सभी प्राकृतिक सौंदर्य या हवा वगैरह को ध्यान में रख करके हमें बाहर की खिड़की दरवाजों को बनाना चाहिए। जैसे निकले हुए खिड़की दरवाजे हैं, पोर्च है, जो बाहर के एलिवेशन को आकर्षक और सुंदर दिखाते हैं, साथ ही साथ वो हवा की स्थिति और सूर्य की किरणों की स्थिति को भी मकान के अंदर प्रवेशित करा सकते हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है एकांतता। एकांतता मीन्स प्राइवेसी। प्राइवेसी दो तरह की होती है, एक बाहरी एकांतता और एक आंतरिक एकांतता। बाहर एकांतता हम उसे कहते हैं जो प्रवेश द्वार और मेन रोड के बीच में होती है, मतलब हमारे घर से मेन रोड से हमारे घर के अंदर की स्थिति न दिखाई दे, उसको हम बाहर एकांतता कहते हैं। और इसके लिए हम घर के बाहर बाउंड्री वॉल लगा करके, जालियां लगा करके, झाड़ियां लगा करके हम बाहर एकांतता रखते हैं, ताकि कमरे और मकान का बाहरी हिस्सा जो है रोड पे से ना दिखाई दे। दूसरी होती है आंतरिक एकांतता। आंतरिक एकांतता से आशय है कमरे से कमरे की एकांतता जो है उसको हम आंतरिक एकांतता कहते हैं। प्रवेश द्वार से हर कमरे की एकांतता होनी चाहिए। साथ ही साथ कमरे से कमरे में मतलब हम इस तरह से अपने मकान का नक्शा बनाएं जिसमें कि एक ही तरह के काम करने वाले कमरे पास पास हो, जैसे कि बैठक के साथ वरांडा हो, किचन के साथ डाइनिंग रूम हो या स्टोर रूम हो, या पीछे का वरांडा या पीछे का आंगन जो है वो किचन के साथ समूहीकृत हो, ताकि एक ग्रुप में जब हम काम कर रहे हैं एक जगह तो उसके आसपास के कमरे जो है वो आसपास लगे होने में एकांतता बनी रहती है। हम मकान में छोटे छोटे कॉरिडोर बना करके, छोटी छोटी लॉबी बना करके, स्क्रीन लगा करके, पार्टीशन लगा करके मकान में एकांतता रख सकते हैं। साथ ही साथ खिड़की दरवाजों में पर्दों का उपयोग करके भी हम कमरे में एकांतता ला सकते हैं। तो हमें एकांतता का ध्यान इस तरह से रखना चाहिए। इसके बाद आता है समूहीकरण या ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो है ये बहुत अधिक आवश्यक है कमरों की, क्योंकि मकान में 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक सामाजिक या मनोरंजन का क्षेत्र, दूसरा सेवा या कार्य का क्षेत्र, और तीसरा विश्राम और व्यक्तिगत क्षेत्र। तो जो सामाजिक और मनोरंजन का क्षेत्र होता है उसमें हम अधिकतर बाहर का वरांडा, बैठक का कमरा, मनोरंजन का कमरा इनको लेते हैं। सेवा या कार्य के क्षेत्र में हम किचन है, पीछे का वरांडा है, डाइनिंग रूम है, ये हमारे सेवा और कार्य के क्षेत्र में आता है। और तीसरा जो विश्राम और व्यक्तिगत क्षेत्र है उसमें हम अध्ययन का कक्ष, पूजा का कक्ष और बेडरूम्स को लेते हैं। तो जब हम मकान का नक्शा बनाएं तो हमें इन 3 बातों को ध्यान में रख करके ग्रुपिंग या समूहीकरण करना चाहिए, ताकि एकांतता, प्राइवेसी बनी रहे। इसके बाद अगला है बृहदता। मकान जो है इस प्रकार से कमरे में व्यवस्था हो ताकि कमरा
बड़ा दिखाई दे। बड़ा दिखाई देने के लिए हमें दीवारों में अलमारियां बनाना, संग्रह स्थान बनाना, लकड़ी की शेल्फ लगाना, सीढ़ियों के नीचे के स्थान का उपयोग करना होता है। साथ ही साथ हमें आयताकार कमरे का उपयोग करना होता है, क्योंकि वर्गाकार कमरे में जब हम फर्नीचर जमाते हैं तो उसमें आसपास उतनी ज्यादा सर्कुलेशन के लिए जगह नहीं रहती जितनी की आयताकार कमरे में होती है। काफी स्पेस रहता है, तो हमें आयताकार कमरा बनाना चाहिए। बृहदता के लिए हम फर्नीचर भी इस प्रकार का उपयोग में लाएं जो कि फोल्डिंग हो, और फोल्डिंग फर्नीचर के साथ साथ हम उसमें पार्टीशन जो है इस तरह के करें कि कमरा बड़ा बनाएं। आजकल जो मकान के ट्रेंड है उसमें बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं, और दीवारों के द्वारा पार्टीशन न करके फोल्डिंग पार्टीशन, लकड़ी का या कांच का पार्टीशन करके कमरे को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक ही बड़े कमरे को हम समयानुसार पूजा के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए या बेडरूम ही अगर बनाना है तो पार्टीशन लगा करके बड़े कमरों को छोटे छोटे दो कमरों में विभक्त कर सकते हैं। तो बृहदता का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि आजकल जो मल्टीज बन रही हैं उसमें कमरों की संख्या कम होती है या छोटे कमरे होते हैं, तो इसलिए परमानेंट पार्टीशन ना करके टेम्परेरी पार्टीशन के द्वारा शेल्फ वगैरह लगा करके हम बृहदता को बनाए रखते हैं। हर कमरे में हर स्थान का उपयोग करना बृहदता के अंतर्गत आता है। फिर आता है लोचमयता या फ्लेक्सिबिलिटी। मकान में लोचमयता का उद्देश्य है कि हमारा हर कमरा बहुउद्देशीय हो। जैसे डाइनिंग है तो बच्चों के पढ़ने के भी काम आए, होमवर्क भी कराया जा सके, अगर कोई तो आसपास का गेस्ट आया है तो उसको भी हम डाइनिंग में बिठा सके, और माताएं वहां पर बच्चे अगर खेल रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं तो उसको भी वो देख सके। तो हर कमरा जो है लोचमय होना चाहिए, एक विशिष्ट उद्देश्य को ही पूरा करे ना, बल्कि बहुउद्देशीय कमरा हो। जैसे रसोई, भोजन कक्ष या आराम और पूजन कक्ष या बैठक और मनोरंजन कक्ष, इस तरह के लोचमयता हम कमरे में या मकान में ला सकते हैं। अगला है संवहन। संवहन दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज संवहन और दूसरा लंबवत संवहन। क्षैतिज संवहन से मतलब होता है कि जब एक कमरे से दूसरे कमरे की एकांतता में कॉरिडोर्स का उपयोग करके हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, और उस कमरे में जाने के लिए हमें किसी अन्य कमरे में से नहीं गुजरना पड़ता या किसी अन्य कमरे की एकांतता को भंग नहीं करना पड़ता है, तो वो क्षैतिज संवहन कहलाता है। इसमें हम छोटे छोटे कॉरिडोर या एक ऐसा कमरा जिसमें से कि सारे कमरों में रास्ता जाता हो और उसका उपयोग हम कर सकते हैं, या लॉबी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, वो क्षैतिज एक मंजिल का होता है। और जो एक से अधिक मंजिलों के लिए जो संवहन किया जाता है उसे हम लंबवत संवहन कहते हैं। लंबवत संवहन के लिए हमें सीढ़ियों का उपयोग करना होता है। ये सीढ़ियां बहुत घुमावदार होना नहीं चाहिए, तो चौड़ी होना चाहिए, उनकी ऊंचाई कम होना चाहिए, फुट रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, दोनों तरफ उसमें बराबर रेलिंग होना चाहिए, और इस तरह का फर्नीचर ना हो जो हमारे संवहन में, चाहे वो एक कमरे से दूसरे कमरे का हो, चाहे एक मंजिल से दूसरी मंजिल का हो, फर्नीचर उसमें बाधा डालने वाला नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों पर पर्याप्त लाइट और हवा की व्यवस्था होना चाहिए, बहुत नक्काशीदार रेलिंग उसमें ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है स्वच्छता। स्वच्छता जो शब्द है वो आरोग्य से जुड़ा हुआ है। तो मकान के आसपास और मकान के अंदर और बाहर की स्वच्छता से मतलब प्रकाश, वायु विजन, सामान्य स्वच्छता, स्वच्छता की सुविधाओं की व्यवस्था, इनसे होता है कि हमारे घर के आसपास का वातावरण कैसा है, घर के आसपास प्रकाश की स्थिति क्या है, घर के अंदर प्रकाश की स्थिति क्या है, और सड़कें चौड़ी और पक्की हो, नालियां ढकी हुई और पक्की हो, बंद हो, साथ ही साथ पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि पानी आसानी से, बारिश का हो चाहे घर का, आसानी से निकल सके। घर की स्वच्छता के संबंध में हमें कुछ और भी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम मुख्य प्रवेश द्वार पे घंटी का उपयोग करें, रसोई घर तक आने की अलग से व्यवस्था हो, इस बात का भी हम ध्यान रखें, और मकान में हम प्रकाश की व्यवस्था प्रॉपर करें, चाहे वो प्राकृतिक प्रकाश हो या कृत्रिम प्रकाश हो, उसके माध्यम से भी हम मकान में व्यवस्था रखें। प्राकृतिक प्रकाश वो होता है जो कि हमें सूर्य की किरणों से हर कमरे में प्राप्त होता है। तो हमारी खिड़की दरवाजों की स्थिति मकान के कमरे की 1/10 भाग जो है वो प्राकृतिक प्रकाश आने के लिए खिड़की दरवाजों की स्थिति से बनाया जाना चाहिए। मतलब खिड़की दरवाजे
इतने हो जितना मकान का जो एरिया है उसका 1/10 भाग या हर कमरे का 1/10 भाग खिड़की दरवाजों का होना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक प्रकाश अंदर आ सके। खिड़कियां भी हमें क्षैतिज ना लगा के लंबवत लगानी चाहिए। लंबवत खिड़कियों से ज्यादा प्रकाश और शुद्ध हवा घर में आती है। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था रखें। कृत्रिम प्रकाश जो है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सामान्य प्रकाश होता है कृत्रिम, जो कि पूरे कमरे में समान लाइट फेंकता है, जो कि हम हैलोजन ट्यूब से या फ्लोरेसेंट ट्यूब या बल्ब वगैरह लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा होता है केंद्रीय प्रकाश। केंद्रीय प्रकाश मतलब स्टडी रूम पर, जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पे आपको चाहिए, या बेडरूम के पास जो आपको केंद्रीय प्रकाश चाहिए बेड के पास, या अन्य पूजा स्थल पर, या अगर आपने किसी चीज को बल दिया है और उसको आप फोकस करके दिखाना चाहते हैं, तो उसमें तीव्र या केंद्रीय प्रकाश का उपयोग आप कृत्रिम प्रकाश के द्वारा करते हैं। अगला है वायु विजन। तो वायु विजन का उपयोग भी मकान में हमें ध्यान रखना होता है। वायु विजन अगर प्रकार बढ़िया होता है तो हमें घर में ठंडेपन की अनुभूति होती है, क्योंकि वायु विजन बना रहने से हवा एक तरफ से आकर के दूसरी तरफ से खिड़की दरवाजों से निकल सकती है, तो ठंडापन रहता है। गंध वगैरह घर में नहीं आती, आर्द्रता की कमी रहती है, और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उसकी पूर्ति हो सकती है। तो वायु विजन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वायु विजन के साथ साथ फिर हमें सफाई का भी ध्यान रखना होता है। सफाई में नालियां गंदे पानी की जो है वो रखी हुई हो, पक्की हो, कूड़ा करकट मल इत्यादि को एक स्थान पर इकट्ठा करने की व्यवस्था हो, ताकि उसको दूसरे दिन उस बंद डब्बे में रख करके रखा जाए और उसे दूसरे दिन नगर पालिका वगैरह के कंटेनर में डाल दिया जाए। दीवारें और छत जो है वो बहुत ज्यादा घुमावदार या नक्काशीदार ना हो, क्योंकि उनपे धूल ज्यादा जमा होगी और वो सफाई की दृष्टि से ठीक नहीं होगी। हमें सारा समय अपना उस सफाई में लगाना होगा, तो घुमावदार नक्काशीदार छत और दीवारें ना हो। कोने भी जो है वो गोलाईदार हो, ताकि उनपे धूल ना जमे। बाथरूम्स में और किचन में हम चमकदार टाइल्स का उपयोग करें, ताकि उनको आसानी से हम साफ कर सकते हैं चमकदार टाइल्स को। सादी रेलिंग हम घर में लगाएं, ताकि बहुत नक्काशीदार रेलिंग में भी बहुत ज्यादा धूल और जाले वगैरह हो जाते हैं, तो सादी रेलिंग या डिजाइन हम बनाएं ताकि आसानी से उनको साफ किया जा सके। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक सुविधाओं का भी हमें ध्यान रखना होता है। व्यवहारिक सुविधाओं के अंतर वे सुविधाएं होती हैं जो मकान बनाते समय हमें मौलिक रूप से ध्यान रखनी होती है, जैसे कि हम मितव्ययिता का ध्यान रखें। मजबूती का ध्यान रखते समय मितव्ययिता बहुत ज्यादा ना करें। योजना के अनुसार हम मकान बनाएं। हमारे मकान का बजट हमारी आय के अनुसार होना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा हम मकान में ना लगाएं, जितना आवश्यक है उतना लगाएं, लेकिन मजबूती को विशेष ध्यान रखें। भविष्य को ध्यान में रख करके हम मकान का डिजाइन बनाएं, ताकि अगर हमारा परिवार भविष्य में बढ़ता है तो हम उसमें कहाँ एक्सटेंशन कर सकते हैं, इस बात का हम ध्यान रखें। और इसके बाद आता है फर्नीचर की आवश्यकता। फर्नीचर की आवश्यकता कम स्थान लेने वाला। ये आपने गलत दे दिए, 4 बजे वाला ये अभी तो 4 लिखा है, बंद कर दिया ना। नहीं मैंने कुछ सीने का है। फर्नीचर की आवश्यकता से आशा है कम स्थान वाला फर्नीचर होना चाहिए, मतलब अनावश्यक रूप से कमरे में भीड़ भाड़ ना हो, कमरे की योजना के अनुसार फर्नीचर हो, और चलने फिरने में या संवहन में बाधा ना डाले। खिड़की दरवाजों के सामने हमें फर्नीचर ना रखना पड़े, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि ये जो चित्र है इनमें दिखाया गया है, ऊपर के जो 2 चित्र हैं 9 और 10, ऊपर के जो 9 चित्र हैं, 2 चित्र हैं 9 और 10 वाले, उसमें आप देखिए बीच में किसकी आवाज आ रही है? बीच में आवाज किन बच्चों की आ रही है? प्लीज बीच में आवाज ना करें। तो जो चित्र में आप देख रहे हैं, फर्स्ट 2 जो ऊपर के नक्शे हैं जिसमें 9 और 10, इसमें आप डाइनिंग और ड्राइंग की स्थिति में फर्नीचर दिखा रहे हैं, और उसी तरह के 2 और मैप हैं जो उसी कमरे में अरेंज किए गए हैं, जिसमें हमने सिर्फ ड्राइंग की व्यवस्था अलग अलग तरह के फर्नीचर के माध्यम से दिखाई है। साइड में जो 2 मैप हैं उसमें बाह्य स्थिति में, बाह्य स्वरूप में खिड़कियों और दरवाजों की स्थिति या पोर्च की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें हम गोलाकार, त्रिभुजाकार या चौकोर या अर्ध चंद्राकार इस तरह की खिड़कियां लगा करके हमारे बाहर के एलिवेशन को, फ्रंट एलिवेशन को सुंदर बना सकते हैं।
और सेकंड चित्र में जो है दरवाजों की स्थिति बताई गई है ताकि प्राइवेसी घर में बनी रहे। अगर हम बीच में दरवाजा देते हैं तो उससे पूरा कमरा दिखाई देता है, साइड में देते हैं लेकिन डबल डोर का देते हैं तो उससे भी कमरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन एक सिंगल डोर का दरवाजा अगर फ्रंट में देते हैं तो वो उससे कमरे की गोपनीयता काफी 3/4 भाग कमरे का ढका रहता है। तो इस तरह से हम कमरे में गोपनीयता या एकांतता को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, अब आप लोगों की क्लास हो गई है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस या क्यूरी हो तो मैं लास्ट 23 को जो क्लास लूंगी उसमें मैं आप लोगों की सारी क्यूरीज पूरी करूंगी। जो भी आप लोगों को समझ में ना आया हो वो आप पॉइंट नोट करके रखिएगा और लास्ट डे में आप लोगों की क्लास में वो सब बता दूंगी। और कोई सभी को सुनाई आया? बीच बीच में क्या है कि डिस्टरबेंस आ रहा था, कोई बच्चियां बोल रही थी और वो मुझे सुनाई दे रहा था। तो आप लोग अपने जो साउंड है उसको इस तरह से रखिएगा एडजस्ट करके कि यहाँ तक सुनाई ना आए। आज हमने तीनों बातें पढ़ ली है, भूखंड का चुनाव पढ़ लिया है, मकान का नक्शे पढ़ लिए हैं और मकान में प्रिंसिपल जो डिजाइन के हैं वो भी हमने आज देख लिए हैं। तो आपका 4th यूनिट का 4th चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है। परसों मैं आप लोगों को कलर स्कीम के बारे में बताऊंगी और कलर स्कीम की स्लाइड्स भी आपके पास शायद यूनिवर्सिटी से आ गई होगी, आप लोग पढ़ के रखिएगा। आ गई है सबके पास स्लाइड? यस मैम। हाँ, तो वो थोड़ा पढ़ के रखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगर कोई क्यूरीज है तो फिर मैं आपके लिए वो क्यूरीज भी बाद में पूरी कर दूंगी। अगर और आपको डिटेल्स में नक्शे वगैरह देखना है तो आपके लैपटॉप पे बहुत सारे साइट प्लान और फ्लोर प्लान दिए हुए हैं, मैंने उसमें से एक कॉपी किया था, बाकी बहुत सारे हैं तो आप उसमें से भी देख सकती हैं कि किस तरह से हम साइट प्लान और फ्लोर प्लान बना सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन कैसे डिजाइनदार बना सकते हैं और साइट प्लान के लिए भूमिखंड का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारा कुछ आपके लैपटॉप पे आपको दिखेगा, तो उसमें से भी आप देख करके और अपना जो नोट्स बनाएंगे उसमें आप उनको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. रिवाइज तो नहीं करना है? तो आज जो पढ़ाया उसमें कुछ रिवाइज तो नहीं करना है? No, नो मैम। no, ma'am. Thank you, ma'am. समझ में आ गया है सबको? समझ में आ गया? ठीक है। मैम जो नेक्स्ट क्लास आप लेंगी उसका मटेरियल आप व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड करा देंगी? नहीं, आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। आज की क्लास का भेजाना यूनिवर्सिटी ने, इसी तरह नेक्स्ट क्लास का, परसों की क्लास का भी यूनिवर्सिटी भेजेगी पीपीटी आपको, व्हाट्सएप पे नहीं प्रोवाइड है। थैंक यू मैम। आज कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? मयूरी वर्मा, No, ma'am. कोई बात जो समझ में ना आई हो? समझ में आ गया सब? क्यूरीज हाँ, जो क्यूरीज हो आप लिख के रखिएगा तो मैं 23 तारीख को जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगी फिर आप लोगों की सारी क्यूरीज पूरी कर दूंगी। ओके मैम। स्क्रीन सबको दिख रही थी? सिर्फ 12 बच्चियां मेरे साथ कनेक्ट हुई है 25 में से, इतना कम क्यों? ठीक है।